सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में टॉपिक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पर आधारित हमारा यह वीडियो। और इसके पूर्व कि हम वीडियो को स्टार्ट करें फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैंने संघ प्रोटोजोआ से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक सीरीज को प्रस्तुत किया, जिसमें मैंने प्रस्तुत किया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिप्नोसोमा, मेरेडियल पैरासाइट, लेशमैनिया डोनोवानी इत्यादि पैरासाइट के बारे में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 20 नंबर्स के लिए आपको पूछे जाने वाले हैं। और आज हम नए सीरीज में जो कि क्वेश्चन आंसर का सीरीज है प्रोटोजोआ के लिए, इसमें शुरू करने जा रहे हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक पैथोजेनिक पैरासाइट है और इसे अमीबिक पेचिस या अमीबियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इससे होने वाले रोग को, इस प्रकार की पेचिस प्रोटोजोआ परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होती है। यह खराब, सस्ता और दूषित जल स्रोतों वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आम है, कॉमन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पहले हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द लाइफ साइकिल ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम्स। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संरचना और जीवन चक्र को स्पष्ट और नामांकित चित्रों की सहायता से समझाइए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी में नामांकित चित्रों का एक महत्वपूर्ण आधार होता है और यह पूरे क्वेश्चंस को लगभग एक्सप्लेन कर देती है। अर्थात आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपके नामांकित चित्र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, और जिसे हम पूर्ण रूप से हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक रोगजनक, पैथोजेनिक, मोनोजेनेटिक अर्थात एक ही होस्ट में अपने जीवन चक्र को पूरा करने वाला इंडो पैरासाइट अर्थात अंतः परजीवी है, जो मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में रहता है और अमेबियासिस या अमीबिक पेचिस का कारण बनता है। और इसके कंटामिनेशन के कारण अर्थात भोजन और पानी के कंटामिनेशन के कारण एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के सिस्ट का अंतर्ग्रहण होता है और पुनः लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है। तो एक बार फिर हम इसे रिपीट कर लें, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक रोगजनक मोनोजेनेटिक अंतः परजीवी है जो मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है और अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस का कारण बनता है, जो भोजन या पानी को दूषित करने वाले एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका सिस्ट के अंतर्ग्रहण से शुरू होता है। आगे हम बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में फ्रेंड्स। और लाइफ साइकिल में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अपने जीवन में 3 चरणों से गुजरता है और ये चरण हैं ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक चरण। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रोफोजोइट या मैग्नाफॉर्म। तो ट्रोफोजोइट और मैग्नाफॉर्म की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यह आकार में बड़ा होता है, इसलिए इसे मैग्ना कहते हैं। आमतौर पर इसका व्यास लगभग 20 to 30 माइक्रोन होता है। यह भोजन, गतिशील और रोगजनक अवस्था है। यह बड़ी इंटेस्टाइन की दीवार में रहता है और लाल रक्त कोशिकाओं और बैक्टीरिया पर निर्भर रहता है। भोजन रिक्तिकाओं में लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी की उपस्थिति और गाड़ी के पहिए के आकार का केंद्रक ट्रोफोजोइट की विशेषता है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड फूड वैक्यूल्स एंड कार्ट व्हील शेपेड
nucleus are the characteristic feature of the ट्रोफोजोइट। अब इसके तस्वीर को हम देखें, ट्रोफोजोइट स्टेज के फिगर को देखें जो कि एक नामांकित चित्र है। और फ्रेंड्स यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लाज्मा लेमा जो कि इसका बाहरी भाग बनाता है। इसके नीचे जो साइटोप्लाज्म है वह दो भागों में बटा होता है, बाहरी भाग एक्टोप्लाज्म और भीतरी भाग एंडोप्लाज्म है। और इसमें हम देख पा रहे हैं इंजेस्टेड बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने बताया कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का भोजन है बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स। तो यहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं इंजेस्टेड बैक्टीरिया, दूसरी तरफ देख रहे हैं इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स अर्थात आरबीसी। साथ ही इसमें एक सिंगल कूटपाद या सीडोपोडियम होता है। साथ ही इसमें हम देख पा रहे हैं फूड वैक्यूल्स और सेंट्रली प्लेस्ड एक न्यूक्लियस देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि यह गाड़ी के पहिए के आकार का होता है और इसके सेंटर में एंडोसोम होता है। और इसके विस्तृत व्याख्या क्वेश्चन को लंबा कर सकती है, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दूसरा स्टेज है हमारा, वह है प्रीसिस्टिक अवस्था या मैन्यूटा रूप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ट्रोफोजोइट से मिलता जुलता है, किंतु इसका साइज डायमीटर कम होता है, इसलिए इसे मैन्यूटा फॉर्म भी कहते हैं, जबकि मैग्ना फॉर्म ट्रोफोजोइट को कहते हैं। आप इसे सिंपली प्रीसिस्टिक स्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सेकेंड स्टेज प्रीसिस्टिक स्टेज और मैन्यूटा फॉर्म। इट इज़ ए नॉन फीडिंग, नॉन मोटाइल, नॉन पैथोजेनिक स्टेज है। ठीक विपरीत जिसमें ट्रोफोजोइट के बारे में बताया था कि यह फीडिंग स्टेज है अर्थात भोजन करने वाली अवस्था है, मोटाइल है, गतिशील है और पैथोजेनिक है अर्थात रोगजनक स्टेज है। किंतु यहाँ हम देख पा रहे हैं यह अपोजिट, इट इज़ द नॉन फीडिंग, नॉन मोटाइल एंड नॉन पैथोजेनिक स्टेज। यह एक गैर भोजनशील, गैर गतिशील, गैर रोगजनक अवस्था है जो बड़ी आंत के ल्यूमेन में पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका व्यास लगभग 7 to 10 माइक्रोन होता है। तो इसी के कारण इसे मैन्यूटा फॉर्म कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोजेन कणिकाएं और क्रोमेटॉइड पट्टियां होती हैं। गतिशीलता समाप्त हो जाती है और अंतर्ग्रहण किए गए कण बाहर निकल जाते हैं। यह इंसिस्टमेंट से गुजरता है और सिस्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। The motility seizes and ingested particles are extruded. It undergoes encystment and transforms into cystic stage, जिसके चित्र को हम विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो फूड वैक्यूल होता है वह लगभग समाप्ति की स्थिति में होता है और केंद्रक सेंट्रली प्लेस्ड होता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोजन पार्टिकल्स हैं और क्रोमेटेड बार है अर्थात ये पट्टियां हैं जो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और यह ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स है जो कि भोजन संचित भोजन है जो बाद में इसे शिष्ट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट अवस्था जो थर्ड अवस्था है सिस्टिक स्टेज। जैसा कि हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, प्री सिस्टिक स्टेज जो नाम दिया गया वह सिस्टिक स्टेज के पूर्व की अवस्था है। और यहाँ हम प्री सिस्टिक स्टेज के बाद की अवस्था के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया कि यह
प्रीसिस्टिक स्टेज अंत में सिस्ट वाल से घिर जाती है और सिस्टिक स्टेज कहलाती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स सिस्टिक स्टेज के बारे में। यहाँ हम देख पा रहे हैं सिस्ट का औसत आकार 12 माइक्रोन होता है। प्रत्येक सिस्ट में स्पष्ट कोशिका द्रव और एक एकल केंद्रक होता है, जिसके कारण इसे मोनोन्यूक्लिएटेड सिस्ट कहा जाता है। इस सिस्ट की विशेषता कई ग्लाइकोजन कणों और क्रोमेटाइड निकायों की उपस्थिति है। ये 3 स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलॉजिका, जिसके बारे में जिक्र किया गया है। और अब हम बढ़ते हैं कौन कौन से चरण इसके लाइफ साइकिल में होता है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम पूर्व में बताए कि पहली अवस्था ट्रोफोजोइट अवस्था, जो कि फीडिंग मोटाइल स्टेज है, और यह फीडिंग स्टेज है और आरबीसी और बैक्टीरिया का भक्षण करती है। साथ ही साथ ये अपने मोनोसिरोपोडिया के द्वारा आंत की दीवारों में प्रवेश कर जाती है और वहाँ एब्सेस का रूप ले लेती है, अल्सर कॉज करती है, और ये साथ ही साथ एक खास प्रकार के माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करती है और अपनी संख्या को बढ़ाती है। जबकि उसमें से कुछ फॉर्म जो न्यूली फाउंड होते हैं ट्रोफोजोइट, वे प्रीसिस्टिक स्टेज में बढ़ जाते हैं और प्रीसिस्टिक स्टेज के बाद पुनः हम देखते हैं कि यह सिस्टिक स्टेज में बदल जाता है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस सिस्टिक स्टेज के बाद फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल। अब इन 3 अवस्थाओं का इसके जीवन चक्र में किस प्रकार एक दूसरे में परिवर्तन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स, पहला है ट्रोफोजोइट इज द फीडिंग मोटाइल एंड पैथोजेनिक ट्रोफोजोइट स्टेज ट्रांसफॉर्म इनटू द नॉन फीडिंग नॉन मोटाइल नॉन पैथोजेनिक प्रीसिस्टिक stage. It undergoes incestment and transform into cystic stage. और नीचे सबसे पहले चर्चा कर दिया गया है कि ट्रोफोजोइट एक पोषक, गतिशील और रोगजनक अवस्था है जो एक गैर पोषण, गैर गतिशील, गैर रोगजनक प्रीसिस्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह इंसेस्टमेंट से गुजरता है और रूपांतरित होता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ अंततः मोनोन्यूक्लिएट सिस्ट का केंद्रक 2 बार विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक सिस्ट टेट्रान्यूक्लिएट या क्वाड्रीन्यूक्लिएट बन जाता है। इस स्तर पर पुष्टि नए मेजबान के लिए संक्रामक होती है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, दिज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट पास आउट विद द फेशियल मैटर ऑफ द होस्ट। ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट मेजबान के मल पदार्थ के साथ बाहर निकल जाते हैं। और नेक्स्ट है, अब टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट का नए मेजबान में संचरण दूषित भोजन या पेय के साथ होता है। भोजन और पेय संदूषक के रूप में काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचने पर सिस्ट की दीवार ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा पच जाती है। On reaching the small intestine of the man, the cyst was digested by the trypsin enzyme. परिणाम स्वरूप एक टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को एक्ससिस्टमेंट कहते हैं। दोनों टर्म एक दूसरे से भिन्न है इस मायने में कि इंसेस्टमेंट का अर्थ होता है यहाँ कि सिस्ट वाल के फॉर्मेशन में होने से सिस्ट का निर्माण होता है, और एक्ससिस्टमेंट का मतलब है कि ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया के द्वारा टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म का विकसित होना और सिस्ट वाल का डिजॉल्व हो जाना। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 6। नाउ द टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म। अब मेटासिस्टिक रूप की चतुर्थ केंद्रकीय नई पीढ़ी ट्रोफोजोइट उत्पन्न करती है। यह केंद्रकीय और कोशिकाद्रव्य विभाजन की विविध श्रृंखला से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप
8 एक कंदृकीय संतति अमीबा उत्पन्न होते हैं जो भोजन करते हैं और वयस्क ट्रोफोजोइट में विकसित होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द व्हिच 8 यूनिन्यूक्लिएट डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस्ड व्हिच बिकम फीड एंड ग्रो इनटू एडल्ट ट्रोफोजोइट। और इस प्रकार से यह लाइफ साइकिल समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। और इसके नामांकित चित्र को आप बिल्कुल ही क्लियरली देख पा रहे हैं और इसमें हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ट्रोफोजोइट स्टेज को। और यह पूरी की पूरी तस्वीर है और यह पुनः विभाजित हो रही है दो में। एक अवस्था प्रिसिस्टिक फॉर्म का निर्माण करती है और इसके बाद सिस्ट का निर्माण होता है। 4 क्रोमेटॉइड बॉडी दिखाई पड़ रहा है और इसके बाद बाइन्यूक्लिएट फॉर्म का निर्माण होता है और बाइन्यूक्लिएट से पुनः क्वाड्रीन्यूक्लिएट फॉर्म बनते हैं, 4 न्यूक्लियस वाला या टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। और जब इसका किसी मनुष्य में प्रवेश होता है तो बड़ी आंत छोटी आंत में सिस्ट वॉल डिजोल्व होती है और सिस्टमेंट की क्रिया के द्वारा मेटा सैगली फॉर्म उत्पन्न होती है जो पुनः विभाजन करके 8 डॉटर एमीबोलाई का निर्माण करती है। प्रत्येक में एक केंद्रक होता है। यह पुनः बढ़कर फीडिंग, मोटाइल और पैथोजेनिक स्टेज का निर्माण करता है जिसे हम ट्रोफोजोइट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा कि बताया कि यह अमेबिक डिसेंट्री का कारण है तो इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं डिजीज कॉल्ड अमेबिक डिसेंट्री is an intestinal infection caused by the ant amoeba histolytica. Symptoms include fever, chills, abdominal pain, and bloody or mucus diarrhea. Less commonly, ant amoeba histolytica may invade the liver to form an abscess or spread to other parts of the body, such as the lungs and the brain. रोग जो इसके कारण होता है अमेबियोपेसिस एक आंत्र संक्रमण है जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है। लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पेट दर्द और खूनी या सलेस्मा युक्त दस्त शामिल है। कम आमतौर पर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका यकृत पर आक्रमण करके फोड़ा बना सकता है या शरीर के अन्य भागों जैसे फेफड़ों या मस्तिष्क में फैल सकता है। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और मैंने इसे पूरे का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसे वीडियो को देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।